सभी को नमस्ते। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मौसम तथा जलवायु। मनुष्य हमेशा से ही मौसम व जलवायु से प्रभावित रहा है। चाहे मनुष्य के आचार विचार हो, वेशभूषा हो, पहनावा हो, खान पान हो, रहन सहन हो, वो हमेशा से ही मौसम व जलवायु से प्रभावित रहा है। इसी प्रकार हमारी जो वनस्पति है, हमारा जो प्राणी जगत है, वो भी हमेशा से ही मौसम व जलवायु से प्रभावित रहा है। तो इसलिए मौसम व जलवायु का अध्ययन अनिवार्य है। आज हम मौसम व जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम मौसम व जलवायु का अर्थ और इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो पहले हम मौसम को लेते हैं। जो किसी स्थान पर थोड़ी अवधि की जो वायुमंडलीय दशाओं का जो योग है, यानी किसी स्थान पर कुछ समय की वायुमंडलीय दशाओं का जो योग है, उसको मौसम कहते हैं। चाहे वो एक दिन का हो सकता है, कुछ घंटों का हो सकता है, या एक सप्ताह का हो सकता है। यानी थोड़ी समय की वायुमंडलीय दशाओं के योग को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। वो एक दिन का भी हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, एक सप्ताह का भी हो सकता है। ये वायुमंडलीय दशाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि ये कह सकते हैं कि किसी दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, उसको हम कहेंगे कि जो आज का मौसम क्लाउडी था। जिस दिन बादल छाए उस दिन कहेंगे कि जो मौसम है वो क्लाउडी। इसी तरह जिस दिन तेज हवाएं चल रही हो तो हम कहेंगे तूफानी मौसम है। इसी तरह ये कहें कि उमस वाला मौसम, जिस दिन तापमान भी अधिक हो और आर्द्रता भी अधिक हो, तो उन मौसमी दशाओं का हम उमस वाला मौसम कहेंगे। इसी प्रकार जिस दिन आर्द्र मौसम होगा, जिस दिन सामान्य से अधिक, अगर वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा है, सामान्य से अधिक है, तो उस दिन की मौसमी दशाओं को हम आर्द्र मौसम कहेंगे। इसी प्रकार जो मौसम है वो है समय व स्थान के अनुसार जो है बदलता रहता है। एक मौसम की हम परिभाषा बताएंगे जो J.T. त्रिवार्ता ने दी है। उसने कहा है कि मौसम वायुमंडलीय दशाओं का योग है जो समय के अल्पकाल के लिए होता है, यानी कुछ समय के लिए होता है। मौसम वायुमंडलीय दशाओं का योग है जो समय के अल्पकाल के लिए होता है। ये जो है J.T. त्रिवार्ता ने इसकी परिभाषाएं दी है। तो हमें स्पष्ट हो गया कि मौसम वो है जो समय की थोड़ी अवधि के लिए वायुमंडलीय दशाओं का जो योग होता है, उनको हम मौसम कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सुबह का मौसम सुहाना था, दोपहर में बादल छाए हुए थे, शाम को तेज हवाएं या मौसम तूफानी था। इस तरह से हम जो है मौसम के बारे में बता सकते हैं। अब हम लेते हैं जलवायु। जिस तरह मौसम थोड़ी समय की अवधि के लिए होता है, उसी तरह जलवायु लंबी अवधि से संबंध रखता है। ठीक है ना? यानी कि जिस तरह हम मौसम को थोड़ी अवधि के लिए कहते हैं, थोड़ी अवधि की जो वायुमंडलीय दशाएं उनको मौसम कहते हैं। इसी तरह जो है लंबी अवधि की, ठीक है ना, लंबी अवधि की जो मौसमी दशाएं हैं, उनके सम्मिलित रूप को, लंबी अवधि की मौसमी दशाओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। लंबी अवधि की मौसमी दशाओं के सम्मिलित रूप को हम जलवायु कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये कहें कि एक जो है मौसम, जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान जो संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान, उसने इस अवधि को 31 वर्ष माना है। जलवायु के निर्धारण की जो अवधि है, वो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान जो संस्थान है, उसने इसके लिए जो है 31 वर्ष माना है। इसी प्रकार जो ऑस्टिन मिलर एक जलवायु वैज्ञानिक हुए हैं, उसने इसके लिए 35 वर्ष माना है, यानी जलवायु के निर्धारण के लिए 35 वर्ष माना है। यानी कि इतने समय की मौसमी दशाओं को देखकर ही किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान की जलवायु है वह शुष्क है। इसी तरह जो पश्चिम बंगाल या क्या जो जलवायु है वो आर्द्र है। तो ये एक लंबे समय में जो मौसमी दशाओं से जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, उनका सम्मिलित रूप है। उसी के अनुसार जो है हम किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण कर सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं जो ग्रीनलैंड की जलवायु ठंडी है। इसी प्रकार जो इंडोनेशिया की जो जलवायु है वो गर्म है। इसकी परिभाषा दी है J.T. त्रिवार्ता ने भी, जो है कि जलवायु है वो दिन प्रतिदिन की जो मौसमी दशाएं हैं, जो दिन प्रतिदिन की जो मौसमी दशाएं हैं, उनका सामान्यीकरण है। दिन प्रति
जलवायु किसी स्थान पर दिन प्रतिदिन की जो दशाएं हैं उनका जो सामान्य या सामान्यीकरण है, यानी कि जो दिन प्रतिदिन की जो दशाएं हैं मौसम से संबंधित, उनका अगर सामान्य निष्कर्ष निकाला जाए, सामान्यीकरण किया जाए तो वो किसी स्थान की जलवायु को क्या करता है, निर्धारित करता है। यानी कि ये कहें कि जो मौसम जिस तरह वायुमंडलीय जो दशाएं उनके कुछ समय की जो वायुमंडलीय दशाएं उनका योग है, इसी तरह जो जलवायु है वो लंबे समय की जो मौसमी दशाएं हैं उनका सामान्यकरण है। ये कह सकते हैं कि हम जो मौसम को मौसमी दशाओं का जो औसत नहीं कह, जलवायु को मौसमी दशाओं का औसत नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो है दिन प्रतिदिन की जो है चरम जो मौसमी दशाएं हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। यानी कि मौसम का औसत जलवायु नहीं कह सकते, बल्कि यहाँ इसमें दिन प्रतिदिन की जो चरम मौसमी दशाएं हैं उनको भी है जलवायु के निर्धारण में शामिल किया जा सकता है। तो ये था जलवायु का अर्थ और परिभाषा। इसी प्रकार हमने इन दोनों में जो मौसम का जो क्षेत्र है वो छोटा होता है, जलवायु का जो क्षेत्र होता है बड़ा होता है। मौसम की जो अवधि होती है छोटी होती है, एक दिन या कुछ समय या कुछ घंटे, एक सप्ताह। इसी तरह जलवायु की जो अवधि होती है वो 31 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होती है। इस प्रकार जो मौसम के जो कुछ समय बदलाव आ जाता है, इस प्रकार जलवायु के अंदर लंबे समय में जो बदलाव देखने को मिलते हैं। ये था मौसम व जलवायु का अर्थ और परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे मौसम व जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं। सबसे जो पहला है वो है तापमान। वायुमंडल में संवेदी ऊष्मा व ठंड की मात्रा को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल में उपस्थित संवेदी ऊष्मा यानी गर्मी व ठंड की मात्रा को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। जो हमारा वायुमंडल है वो आंशिक रूप से तो सूर्य की विकिरणों द्वारा या सूर्य किरणों द्वारा, जबकि जो अधिक मात्रा में पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी द्वारा जो विकिरण छोड़ी जाती है उनसे जो है गर्म होता है। इसी प्रकार जो तापमान है, जो वायुमंडल का गर्म होना है या वायुमंडल का जो तापमान है वो कई कारणों से प्रभावित होता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा पर तापमान ज़्यादा, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वायुमंडल का तापमान या ये कहें कि जो हमारे धरातल का तापमान कम होता जाता है। इसी प्रकार जो पर्वतीय भाग जो सूर्य के जो सामने होते हैं यानी पवना विमुख ढाल पर जो है तापमान ज़्यादा और विमुख ढाल पर जो है सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण जो है तापमान कम पाया जाता है, वायुमंडल का तापमान कम पाया जाता है। ये था तापमान। इसी तरह वायुदाब अन्य पदार्थों की भांति जो वायु में भी बाहर होता है जिसके कारण जो है वायुदाब पाया जाता है। जो वायुदाब को जो प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारण है वो आर्द्रता है, तापमान है, ऊंचाई है। वायुदाब के जो अंतर के कारण ही जो है पवनें चलती हैं, हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। इसी प्रकार जो अगला है जो तत्व है वो है पवनें। वायु का जो क्षैतिज संचरण है उनको हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ये वायुदाब के अंतर के कारण चलती हैं। जो कुछ स्थायी पवनें हैं जैसे कि सन्मार्गी पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें हैं, जो वर्ष भर एक वायुदाब के अंतर के कारण एक ही दिशा में चलती हैं। इसी प्रकार जो है आर्द्रता की जो है मौसम या जलवायु का तत्व है कि जो वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। और ये जो आर्द्रता है इसका संघनन होकर जो है वर्षा होता है, जो विभिन्न रूपों में, चाहे वो वर्षा के रूप में हो, ओलों के रूप में हो या हिम के रूप में हो या हिमपात के रूप में हो। ये थे मुख्य रूप से मौसम और जलवायु के तत्व, जो तापमान, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता एवं वर्षा। इसी प्रकार जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक प्रमुख हैं। किसी स्थान की जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं जिनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अक्षांश अथवा भूमध्य रेखा से दूरी। अक्षांश अथवा भूमध्य रेखा से दूरी। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जैसे जैसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय ध्रुवीय क्षेत्रों में जाते हैं तो किरणों का जो तिरछापन है वो बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पर जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो किरणें हैं वो तिरछी होती जाती हैं। जो तिरछी किरणें होती हैं उनको अधिक वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार जो तिरछी किरणें होती हैं वो ज़्यादा क्षेत्रफल को घेरती हैं, जबकि जो
सीधी किरणें होती हैं वो थोड़े क्षेत्र पर संकेंद्रित हो जाती हैं, जिसके कारण वो जो है वहाँ के धरातल को अधिक गर्म करती हैं। इसके विपरीत वहाँ के वायुमंडल को ज़्यादा गर्म करती हैं। इसके विपरीत तिरछी किरणें हैं वो अधिक वायुमंडल से गुजरती हैं और वो संकेंद्रित न होकर जो उनमें फैलाव ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है वो किसी क्षेत्र को कम गर्म कर पाती है। तो इसके कारण जो भूमध्य रेखा के नज़दीक जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है, जैसे कि इंडोनेशिया है। इसी प्रकार जो ध्रुवों के नज़दीक जैसे ग्रीनलैंड है वहाँ मुख्य रूप से ठंडी जलवायु पाई जाती है। ये है अक्षांश अथवा भूमध्य रेखा से दूरी यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिसको सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। तापमान की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है, यानी कि ये रहेगी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कम होता चला जाता है। इसी प्रकार जो भाग पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं वहाँ जलवायु ठंडी पाई जाती है, जो यानी जो समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, जो भाग समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं वहाँ की जलवायु ठंडी, और जो समुद्र तल पर जो भाग स्थित होते हैं वहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत उसकी अपेक्षाकृत गर्म पाई जाती है। जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जो जालंधर है और शिमला है वो लगभग एक ही डिग्री अक्षांश पर स्थित है, लेकिन जो है शिमला ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ जो है मुख्य रूप से ठंडी जलवायु पाई जाती है, जबकि जालंधर में इसके विपरीत जो है गर्म जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार जो अगला है वो है समुद्र तट से दूरी। जो जल भाग है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। इसी प्रकार जो स्थल भाग है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो हम जैसे जैसे इसके समकारी प्रभाव से दूर जाते जाते हैं तो जो यानी आंतरिक महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग है वहाँ जो है दैनिक तापांतर हो या वार्षिक तापांतर हो वो ज़्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार जो समुद्र के नज़दीक जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। इसी प्रकार जैसे कि हम इसका उदाहरण ले सकते हैं मुंबई और नागपुर। जो है मुंबई में दैनिक और वार्षिक तापांतर नागपुर की अपेक्षा कम पाया जाता है। इसी प्रकार जो है मुंबई में जो जलवायु है वो नागपुर की अपेक्षा ज़्यादा सम पाई जाती है। ठीक है ना, यानी कि आंतरिक भाग है जो महाद्वीपों के वहाँ तापांतर ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसका कारण है स्थल भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके विपरीत जो समुद्र के निकट जो भाग है उनके समकारी प्रभाव के कारण जो है वहाँ जो दैनिक और वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। प्रचलित पवने की दिशा, जब पवने महासागरों से आती हैं तो वो नमी ग्रहण करके आती हैं, आर्द्र होती हैं और वो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। इसी प्रकार महाद्वीपों से जो महासागरों की ओर जाने वाली पवनें शुष्क होती हैं और वो वाष्पीकरण करती हैं। तो मुख्य रूप से जो प्रचलित पवनें हैं, जो प्रचलित पवनों की दिशा है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। इसी प्रकार समुद्री धाराएं, जो ठंडी समुद्री धाराएं होती हैं वो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर जाती हैं, वहाँ के तापमान को बढ़ा देती हैं। इसी प्रकार जो गर्म समुद्री धाराएं हैं वो गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर जाती हैं, वहाँ के तापमान को जो ठंडी समुद्री धाराएं हैं वो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर जाती हैं और वहाँ के तापमान को कम कर देती हैं। इसी प्रकार जो गर्म समुद्री धाराएं हैं वो गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर आती है और वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। इसका जो हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, जिसके कारण नॉर्वे की जो एक बर्जन नामक बंदरगाह है वो उस धारा के कारण अधिक तापमान के कारण वो गर्म जलधारा के कारण जिसका तापमान अधिक होता है उसके कारण वो वर्ष भर चलती रहती है। ये लगभग 60 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है बर्जन नामक बंदरगाह। इसके विपरीत लैब्राडोर की ठंडी जलधारा के कारण कनाडा का एक क्यूबेक बंदरगाह है जो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, वहाँ भी जो है जल जम जाता है लैब्राडोर की ठंडी जलधारा के कारण। जबकि जो गल्फ स्ट्रीम की
गर्म जलधारा के कारण जो है नॉर्वे की बर्जन नामक बंदरगाह 60 डिग्री नॉर्थ पर स्थित होते हुए भी जो है सुचारू रूप से वर्ष भर चलती रहती है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से जो समुद्री धाराओं के कारण है। जो समुद्री धाराओं से एक और भी प्रभाव देखा गया है कि गर्म समुद्री धाराओं पर से जो पवनें आती हैं वो गर्म होती है और किसी मतलब महाद्वीप या किसी भाग के तापमान को बढ़ा देती है। इसी प्रकार ठंडी समुद्री धाराओं के ऊपर से आने वाली जो पवनें होती हैं वो ठंडी होती है और तापमान को कम कर देती है। इसी प्रकार बादलों का आवरण, जिस क्षेत्र में आसमान साफ होता है वहाँ जो है सूर्य की किरणें सीधी आती हैं और वो वायुमंडल को और जो धरातल को गर्म करती हैं, तेजी से गर्म करती हैं। इसी प्रकार उनका भौमिक विकिरण भी जो है ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो रात्रि के समय धरातल और वायुमंडल जो ऊष्मा का विकिरण वायुमंडल में कर देते हैं तो वहाँ जो है दैनिक और वार्षिक दैनिक तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में बादलों का आवरण होता है वहाँ जो है सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुँच पाती। इसके विपरीत जो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई पार्थिव या भौमिक विकिरण है वो भी है वायुमंडल में नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण जो है वहाँ तापमान ज़्यादा बना रहता है। तो इस प्रकार जो बादलों का आवरण भी जलवायु को प्रभावित करता है। इसी प्रकार अगला है पर्वत श्रेणियों की स्थिति। जो पर्वत श्रेणियों की स्थिति है वो मुख्य रूप से प्रभावित करती है जलवायु को। इसका उदाहरण जो हम हमारा जो हिमालय पर्वत है उसका ले सकते हैं, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो ले सकते हैं। जैसे कि जो हमारी ग्रीष्मकालीन मानसून होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, अरावली की पहाड़ियाँ उनके समानांतर है और जिसके कारण जो है वो पवनें उनके समानांतर आगे बढ़ जाती है और वर्षा नहीं करती। इसके विपरीत जो हिमालय पर्वत जो पवनों की दिशा में एक अवरोधक का काम करता है, उसकी ढलान के सारे पवनें ऊपर चढ़ती हैं और वर्षा करती हैं। इसलिए तिब्बत का पठार है वो जो है उत्तर दिशा की ओर होने के कारण वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। ठीक है ना। तो यानी कि जो पर्वत जो श्रेणियों की जो स्थिति यानी हिमालय जो है हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून है उनके बीच में अवरोध का कार्य करता है, जिसके कारण जो पवनें ऊपर उठती हैं और वर्षा करती है हमारे उत्तर भारत में। ठीक है भाई। इसी प्रकार भूमि का ढाल एवं सूर्य के संदर्भ में अभिमुखता भूमि का ढाल भी प्रभावित करता है। यानी कि ये कहेंगे अगर भूमि का ढाल कम होगा तो सूर्य की किरणों का जो संकेंद्रण है वो होगा, जिसके कारण वो कम क्षेत्र को गर्म कर पाएंगी। इसके अगर ढाल तीव्र होगा तो सूर्य की किरणें ज़्यादा फैलाव होगा और उन्हें अधिक क्षेत्रफल गर्म करना पड़ेगा। और सूर्य के संदर्भ में अभिमुखता, जो सूर्य के सामने जो भाग होता है किसी पर्वत श्रेणी का या किसी धरातल का, जैसे कि अभिमुख भाग, पर्वतों का अभिमुख भाग वो जो है ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो विमुख भाग होता है वो कम सूर्य की किरणों द्वारा जो है कम ऊष्मा प्राप्त करता है। इसी प्रकार मिट्टी की प्रकृति और वनस्पति का आवरण। मिट्टी की प्रकृति में उसके संगठन, उसकी संरचना कैसी है मिट्टी की। कई प्रकार की मिट्टी ऊष्मा का जो है अवशोषण ज़्यादा करती है। इसके विपरीत जैसे रेतीली मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, वो ऊष्मा की सुचालक होती है। इसके विपरीत जो काली मिट्टी है वो ऊष्मा की बजाय जल को ज़्यादा अवशोषित करती है। तो मिट्टी की जो प्रकृति है, उसका गठन है, उसकी संरचना है, वो भी प्रभावित करती है कि वो मुख्य रूप से ऊष्मा को कितनी अवशोषित करती है, जिसके कारण जो है धरातल गर्म होता है और धरातल फिर पार्थिव की किरणों के द्वारा जो है वायुमंडल, धरातल की पार्थिव वायुमंडल गर्म होता है। तो ये मुख्य रूप से मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसी तरह वनस्पति का आवरण, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ वनस्पति का आवरण कम पाया जाता है, जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश सीधा धरातल पर आता है और वो धरातल को तेजी से गर्म करता है। इसी प्रकार जो भौमिक विकिरणों के द्वारा धरातल भी जो है शीघ्रता से ठंडा होता है। इसलिए जहाँ वनस्पति का आवरण कम पाया जाता है वहाँ दैनिक तापांतर जो है अधिक पाया जाता है। इस प्रकार जिन क्षेत्रों में जो वनस्पति का आवरण अधिक पाया जाता है वहाँ दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स जो आज का हमारा टॉपिक था मौसम तथा जलवायु, जिसका हमने एक एक करके अध्ययन किया।
ठीक है, थैंक यू, ओके।